हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। हम क्लास 10 का हिस्ट्री लेक्चर पढ़ रहे थे, जो कि पहला चैप्टर है अपना यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है बाबू, इसका हम आज पार्ट 4 पढ़ेंगे बाबू, जो कि चैप्टर पहला है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे मतलब पिछले वीडियो में हम बताए हैं इससे पहले वाला कहानी। ठीक है, आज हमें इसमें चला इटली का एकीकरण कैसे होता है और इटली का एकीकरण होने का क्या क्या कारण है, क्या क्या मुख्य कारण है, हम लोग देखेंगे। ठीक है बाबू, आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं सिर्फ और रिकॉर्डिंग वीडियो ही डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना सब्सक्राइबर नहीं है ताकि मैं लाइव दिखा सकता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करें तो जल्दी मैं लाइव दिखाऊंगा, मतलब लाइव आऊँगा और आपको हर वीडियो हर टॉट को क्लियर करूँगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं क्या इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, देखिएगा ये क्या बोल रहा हूँ। इटली का एकीकरण का मतलब होता है बाबू बांटना, टुकड़ों में बांट देना उसको। ठीक है, कोई भी चीज जैसे मान लीजिए बाबू इटली का मैप है, मान के चलो यार इटली का मैप, इसने टुकड़ों में तोड़ दिया यानी बांट दिया, इसी को हम एकीकरण करना। समझ में आ गया? तो एकीकरण करने का मतलब बांट देना, उसी को बांट के हम लोग पढ़ाई करेंगे, लास्ट में बच भी जाता है और फिर असफल भी हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे हो जाता है। पहला बोला क्या, इटली 19वीं शताब्दी। देखो ये क्या बोला, इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। जब 19वीं शताब्दी के आरंभ से मतलब 19वीं शताब्दी का मतलब होता है, देखिए बाबू 19वीं शताब्दी कोई बोल दे 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1800 से लेके 1900 के बीच में, ये बीच में होता है बाबू, बीच में 1815 हो गया, 1850 हो गया, 1860 हो गया। ठीक है, एक मिनट बाबू आप रुकिए थोड़ा सा। हेलो मेरे स्टूडेंट, ऑन तो करिए। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते बाबू। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हम चले गए थे बाहर, आप समझते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा था बाबू, फिर समझिए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, इटली का एकीकरण का मतलब होता है वो बांटना, मतलब टुकड़ों में बांट देना, टुकड़ों में बांट के उसका पढ़ाई करना, तुम्हारा इटली का एकीकरण कहलाता है। जैसे आप लोग देखिए बाबू, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, मतलब भौगोलिक माप से था, इसमें कोई वो नहीं था, हस्तक्षेपण था। ठीक है, और क्या बोल जा रहे हैं यहाँ पे देखिए, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का मतलब होता है बाबू 1800 1900 के बीच में डेट होना चाहिए, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, 18वीं शताब्दी, सॉरी 19वीं शताब्दी। कोई आपसे बोले 18वीं शताब्दी क्या होता है, तो एक साल पहले मतलब 100 साल पहले चले गए, 17 से लेकर 18। कोई बोले 17वीं शताब्दी तो 16 से 18, मतलब 16 से 17। समझ में आ रहा है इतना चीज, तो ये बोला जाता है, यानी एक साल पीछे जाके आगे आते हैं, उसी को बोला जाता है। आगे समझिएगा, जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, स्वतंत्र राज्य मतलब वहाँ पे आजाद राज्य होते थे। ऐसे मान लीजिए अपना हम इंडिया के हैं, तो देखिएगा यहाँ क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए इंडिया है, अच्छा से इंडिया के मैप बनाते हैं। इंडिया जैसे राज्य होता है ना बाबू, प्रांत जिसे बोल सकते हैं, तो राज्य होता है स्टेट, तो स्टेट के अंदर क्या अपना अपना था, वो अपना अलग संविधान था, वो अपना अलग रखता था, हर चीज अपना अलग अलग रखता था, जिसके वजह से क्या होता है, अलग होने का चांस बहुत ज्यादा था। तो ये बोला जा रहा है क्या कि क्या स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। अलगाव की भावना का मतलब होता है लड़ाई होने का चांस बहुत ज्यादा रहता था। घरों में अगर ज्यादा मतलब सब अलग अलग है तो ठीक है, लड़ाई होने का चांस वहाँ पे ज्यादा रहता है। सेम टू सेम यहाँ भी बोला जा रहा है बाबू इटली के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट ये बोला ना, इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्या भी थे। जैसे क्या समझिएगा पहले, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोला ना बाबू भूगोलिक, देखिए क्या बोला, इटली के एक राष्ट्र के रूप में, इटली एक तुम्हारा देश है, उसको एक जैसे टूटा हुआ टुकड़ों में अलग अलग प्रांत है, उसका एक राज्य बना मतलब एक देश बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए उसको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और खाली सिर्फ इतना ही नहीं, देखिएगा सिर्फ भौगोलिक स्वरूप ही नहीं, इसके अलावा और भी कई समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकता हूँ, इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी ऑस्ट्रेलिया का क्या था, राष्ट्रों का आक्रमण था, मतलब हस्तक्षेपण था। जैसे इटली है ना बाबू, मान लीजिए इटली है, इटली में तुम्हारा पहला पॉइंट तुम्हारा इटली का ऑस्ट्रेलिया, इटली में क्या ऑस्ट्रेलिया का हो गया, और दूसरा क्या होगा फ्रांस में, इससे विदेशी आक्रमणों का हस्तक्षेपन था, इसके वजह से इटली सही से नहीं विकास कर पा रहा था। उसका एक डर बना हुआ रहता था कि वो आएगा हम लोग को लूट के लेके जाएगा, हम लोग कितना ही मेहनत कर ले हम लोग के मेहनत में पानी फेंक के जाएगा। तो ये क्या डर बना रहता था। ठीक है, हस्तक्षेपन का मतलब होता है बाबू आती, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ उसमें आके टांग अड़ा देना, ठीक है, उसे बोलते हस्तक्षेपन कर देना। ठीक है, जैसे मैं सीधा साधा चल रहा था आराम से, मेरे से आके पंगे ले लिया, समझ में क्या, उसी को बोलते हस्तक्षेपन करना। तो दो देश थे जहाँ हस्तक्षेपन कर रहा था। ठीक है, पहला तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा क्या था तुम्हारा फ्रांस। ठीक है बाबू, अगर आपको मतलब लिखा हुआ थोड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा है तो आप एक बुक देखिएगा, ये आप कोई भी एनसीईआरटी बुक है, ये बिहार स्टेट के लिए स्पेशल है। अब ये बुक देखिए, अब मार्केट में जाइए खरीद लीजिएगा। अब मैं इसी को एक एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये अपना 10 क्लास का है, आप इसको खरीद लीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं है, आप खरीद लीजिएगा, लगभग जितना प्राइस है उतना में देता है। अब खरीदिएगा और इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। और आप, मैं कह रहा हूँ ना, वीडियो तो मतलब
मतलब क्या बोलते हैं, क्लास में लास्ट तक बन रहोगे ना तो तुम टॉपर आने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूरा अच्छा से मेहनत करिए और बस एक एक पॉइंट को डिस्कस करिए। पेपर भी यही से पूछता है। कहीं आप अगर कोई और रेफरेंस बुक का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी फॉलो करिए। सबसे अच्छा बुक एनसीईआरटी है क्योंकि नेशनल लेवल में चलता है। इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ बाबू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, अतः जब इतना होने के बाद तो विदेशी हस्तक्षेप हो गया, फिर क्या हो रहा है, अतः एकीकरण के इसका विरोधी आवश्यकता आपसे भावी था। इधर राजधानी भी रोम की राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी, जो पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासन के दृष्टि से। यहाँ समझिएगा क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोलो ना बाबू। अतः एकीकरण का जो अलग अलग करने का भावना था ना, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हें बोल रहा है ना, क्या मतलब इसका ना विरोधी करने का भावना पूरा हो रखा था। और फिर क्या बोल रहा है, इसकी राजधानी जिसका रोम है, यानी क्या इटली की राजधानी क्या है बाबू, रोम है। तो रोम पे ना पोप का शासन था। पोप मैंने जो पंडितों का सम्राट होता है उसे बोलते हैं पोप। तो पोप का शासन था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोप का शासन था। उसकी इच्छा था ना इटली का एकीकरण कर दिया जाए। कैसे, तो मेरे स्वयं में अपने धर्म के हिसाब से बांटना चाहता था। कौन, पोप। समझ में आ गया इतना चीज, देखिए फिर से इसको बताया जा रहा है। पोप के प्रभाव में थी, पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। वो नहीं चाहता था कि शासक के नेतृत्व में हो, वो चाहता था कि धर्म के हिसाब से चले, ना कि तुम्हारा राजा वाले हिसाब से चले। समझ में आया क्या, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या बोले बाबू यहाँ पे, देखिए चौथा पॉइंट। इसके अलावे और भी प्रॉब्लम, देखिए इसके अलावे आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियों की भी मौजूद थी। मतलब क्या बोले यहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम, इसके अलावा आर्थिक मैंने पैसे का सूचना हो सकता है, ठीक है, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब आर्थिक दृष्टि है। दूसरा क्या बोले यहाँ पे, प्रशासनिक क्या है, विसंगतियों की मौजूद थी। प्रशासन जो था उसमें ना बहुत सारे त्रुटियां हो रहा था, वो सही से नहीं अपना फॉलो कर रहे थे काम का। इसके वजह से क्या तुम्हारे यहाँ गतिविधियां प्रॉब्लम हो रहा था। समझ में आया क्या, इसके वजह से इटली सही से नहीं ग्रो कर रहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये पांचवा पार्ट तुम्हारा क्या बोला, परंतु इधर ऐसा होने के बाद मौजूद नहीं था। फिर परंतु इसके बावजूद भी, इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी क्या हो जा रहा है यहाँ पे, यह 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली के राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। इसका मतलब क्या है, इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उस देश में, मतलब इटली में एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रहा था कि नहीं ये मेरा देश है, मैं इसे देख के रहूंगा, मैं किसी गुलामी नहीं चाहूंगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा उसके अंदर भावना उत्पन्न हो रहा था बाबू। समझ में आया इतना चीज। नेक्स्ट देखिए क्या बोल जा रहे हैं, फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। क्या बोले यहाँ पे, देखिएगा फ्रांस में हो रहा है घटना, अरे फ्रांस की क्रांति से देखे ना 1830 क्रांति हो रहा था जो, तो फ्रांस में हो रहा घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिल रहा है। समझ में ऐसा चीज, देखिए फिर से क्या बोल रहे हैं, फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। यहाँ मने इटली में पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, तो आप इसको अच्छी तरह समझिए, पॉइंट को समझिए। आपका याद कर रखने वाले कुछ नहीं है, आप इसे समझिए कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अब देखा नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण के क्या उत्पत्ति, मतलब अप्रत्यक्ष भाव, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से फिर सही वैसे पूर्ण योगदान दिया। कहने का मतलब है ना बाबू, देखिए नेपोलियन के सैन्य अभियान, सैन्य मैंने सेना वाला अभियान था ना, उससे डायरेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट रूप से इसे सपोर्ट किया। किसे, इटली को। समझ में आ रहा क्या, कौन, नेपोलियन के सैन्य ने। समझ में आ क्या, सैन्य मैंने सेना। समझ में आ रहा इतना चीज। आज चलते नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, और देखना मतलब सही महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो योगदान मैंने उसने सपोर्ट दिया, अच्छी तरह से बताया। ठीक है, आज चलते नेक्स्ट। इटली विजय हुआ, देखिएगा इटली विजय के पश्चात, जब इटली विजय हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ, तो पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित कर दिया गया। कितने गणराज्य में, 3 गणराज्यों में से गठित कर दिया गया बाबू। ठीक है, 3। पहला देखिए तुम्हारा क्या बोला है, सिपाही गणराज्य। समझा, दूसरा क्या है, लिगुलियन गणराज्य। तीसरा क्या बाबू तुम्हारा, क्या है, ट्रांसपेडेन गणराज्य। ये 3 गणराज्यों में इसको विस्थापित कर दिया, मतलब अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है बाबू, 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छी तरह से समझिएगा। अब वीडियो को लास्ट तक बनाइएगा, अब शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू, ताकि और भी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़िए। बस देखिए यहाँ पे
उसने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। सुनिएगा, इसने क्या बोला? नेपोलियन थे, नेपोलियन ने क्या किया? जितना भी यातायात था वहाँ का, इटली का, तहस नहस हो गया। ठीक है, इटली का क्या हो गया? बिल्कुल तहस नहस हो गया। और इसने यातायात होता ना, गाड़ी से आना जाना बिल्कुल खराब कर दिया। और फिर इसे संपूर्ण क्षेत्र का एक शासन का अधीन कर दिया कि वो शासन मेरा होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कर दिया, एक अधीन के शासन में। फिर क्या बोल रहा है बाबू? इन सभी, देखिएगा, इन सभी कारणों से यहाँ जागृत आई। उसके बाद नेपोलियन के पास पतन 1814 में हुआ। सुनिएगा, जब ऐसा होने लगा ना, तो उसके अंदर सभी नागरिक के अंदर जागरण हो गया कि ये क्या हो रहा है, मेरे देश को कुछ मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और हम लोग, हमारा देश बिल्कुल नीचे क्यों जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसके वजह से वहाँ के जनता में एक भड़काव उत्पन्न हुआ। देखिए क्या बोल रहा है, इन सभी कारणों की वजह से, जो ये सब कारण नहीं क्या, ये सब कारणों की वजह से जागृत आई, जागृत मैंने देश राष्ट्रीय भावना का उत्पन्न हुआ। समझ में आया क्या यहाँ पे? और क्या बोल रहा है? इसके बाद नेपोलियन के पतन हो गया। कब हुआ? तो आप बोलिएगा 1814 ईस्वी को हो गया पतन। पतन मैंने खत्म हो जाता नेपोलियन का शासन काल। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या बोल रहा है? इसके पश्चात, तो इसके बाद क्या होता है? इसके पश्चात 1815 ईस्वी को वियना कांग्रेस द्वारा इटली में पुराने व्यवस्था लाने के लिए उद्देश्य से इटली का 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 राज्यों में बांट दिया गया। देखिए इसका अर्थ समझिए फिर से क्या बोला। जब अंत हो गया बाबू इसका वियना कांग्रेस का, तो फिर से क्या है? 1815 में ईस्वी में, सॉरी मतलब इसका अंत हुआ, क्या बोला? नेपोलियन का अंत हुआ। तो फिर 1815 ईस्वी में क्या हुआ? वियना कांग्रेस का इटली में पुराने व्यवस्था को लाने के लिए इसे 2 भागों में बांट दिया गया। समझ में क्या? 2 राज्यों में इसे बांटे ताकि अच्छी तरह से इसे डिवाइड करके और सपोर्ट कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ठीक है बाबू, देखिए पहला बोला क्या? विडमांडा। दूसरा क्या बोला तुम्हारा? सार्डिनिया। ठीक है, सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया, 2 भागों में से क्या कर दिया? बांट दिया गया। किसको? इटली को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय हो गई, होने लगी। मतलब इस प्रकार होने लगा कि अब इटली का एकीकरण होना संभव है, यदि हम उससे तय हो गया कि अब इटली टूट जाएगा। समझ में आया क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे। अब सुनिएगा, जब इटली 2 भागों में टूट गया तो कुछ समय बाद, यानी 1819 के बीच, 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक प्रस्तावित आंदोलन शुरू हो गया। मतलब मुझे संविधान में आप लिख के दीजिए कि ये संविधान मेरा है, इससे फॉलो होगा। समझ में क्या? मतलब जनता में आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन मतलब होता ना है क्या, आप रोड में देखे होंगे प्रोटेस्ट करना, करता है ना जी कि नहीं हमको ये वाला मांग पूरा करिए, तो वैसे आंदोलन शुरू हो गया। समझ में क्या? कहाँ? तो इटली में। समझ में क्या? इतना चीज। और कुछ राज्यों में। समझ में आया? आज चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। नागरिक मैंने हम लोग, आंदोलन मैंने वही प्रोटेस्ट करना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रवादियों द्वारा, राष्ट्रवादी अब समझ में, राष्ट्रवाद शुरू से पढ़ा है। राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। तो बहुत सारे राष्ट्रवादियों मिलकर, मतलब बहुत सारे राष्ट्र मिलकर, राष्ट्रवादी मिलकर एक गठन किया, गुप्त कमेटी का। ठीक है, देखिएगा, राष्ट्रवादियों द्वारा बनाया गया एक गुप्त दल, जिसे नाम क्या तुम्हारा? कार्बोकारी। क्या नाम उसका? कार्बोकारी। जिसका उद्देश्य छापामारी, उद्देश्य युद्ध के दौरान राजतंत्र के नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। इसे समझिएगा। जैसे आप लोग देखिएगा क्या बोला जा रहा है ना, राष्ट्रवादी गुप्त कमेटी बनाया गया। बनाने के बाद क्या किया इसने बोला कि जब भी तुम्हारा छापामारी युद्ध हुआ ना, तो आप हम लोग क्या करेंगे ना कि उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसी को नष्ट कर देंगे। क्या करेंगे? गणराज्य को नष्ट करेंगे, सॉरी राजतंत्र को नष्ट करेंगे और गणराज्य को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। समझ में? लेकिन पता नहीं चलना चाहिए किसी को। जैसे किसी दंगा होता है ना जी, तो कुछ लोग वो लोग भी आते हैं तो उसे बदलना चाहते हैं, होने दे, मैं ब्लास्ट कर दिया। जैसे कोई दंगा होता है तो वो आतंकवादी को ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, वो आता है दंगा होना, चल जाकर ब्लास्ट कर दिया। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या वो स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट किए थे रेलवे के प्रति, तो क्या हुआ? तो बम ब्लास्ट हो गया। अब आपको क्या पता कि वो जो बम ब्लास्ट किया, जो रेलवे में आग लगाया, वो स्टूडेंट ही होगा? कोई और भी तो हो सकता है बाबू, कोई और भी तो है, बस नाम हमारे स्टूडेंटों का आ गया कि नहीं ऐसा होने लगा। समझ में आ रहा क्या? तो तुम्हारे इसमें ऐसा प्रोटेस्ट होने लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तुम्हारे कमेटी का गुप्त था, जैसे आप लोग मूवी देखे होंगे गब्बर इज बैक, देखे क्या? तो गब्बर क्या बोलता है? एक कमेटी बनाता है, तो जितना रिश्वत लेता है रिश्वतखोरों को, बस 1 से 2 दिन में उसका आउट हो जाता है, सूरज बंद उसका देखना, यानी वो चल जाता है। जैसे ही बंद चल गया, रिश्वत लिया है, बड़े बड़े ऑफिसर लोग होते ना, जैसे मान लीजिए रिश्वत लेने मजबूर कर देता है, और वो लेता भी है कभी कभी कोई, तो बस उस समय समझ लीजिए उसका टिकट कट जाता है। आगे समझते हैं नेक्स्ट। ये क्या बोल रहे हैं बाबू? प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मतलब बहुत राष्ट्रवादी, बहुत फेमस है वो,
समझ में आ रहा क्या? तो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी जिसका नेता, जिसका नाम क्या था? जोसेफ मेजनी। क्या नाम था बाबू इनका? जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। समझ में क्या? किससे था? ये राष्ट्रवाद को मतलब एक कमेटी के हिसाब से इसके साथ दल में था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा। अछूता का मतलब इटली भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। ये छूटा नहीं है इटली, किसकी क्रांति की वजह से? तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में होता है, उसकी वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। और बोला ना, अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। जब अछूता नहीं रहा तो क्या हो, यहाँ पे नागरिक आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। यानी यहाँ भी हर एक जगह पे नागरिक आंदोलन करना शुरू कर दिया ताकि हमारा देश आजाद हो जाए। समझ में आया? मतलब इसे गुलाम न रहे, ऐसा बोलने लगा। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली, देखिएगा मान लीजिए तुम्हारा इटली है, देखिएगा तुम्हारा मान लीजिए इटली है, क्या बोला? उत्तरी और मध्य इटली। समझ में क्या? ऊपरी वाले साइड में, नीचे मतलब मध्य वाला, बीच वाला पार्ट में। तो ये बोला जा रहा है उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब चाहे ना वो इसे गणराज्य मतलब टुकड़ों में बांट के गणराज्य कर दो, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें किसी का शासन न चले, जनता शासन चले। समझ में आया क्या? आगे देखिएगा क्या, लेनिन, यहाँ पे देखिएगा लेनिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादियों, सॉरी बाबू यहाँ पे देखिएगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादियों को आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इस इटली से पलायन करना पड़ा। इस तरह मेजनी की हार मतलब असफलता प्राप्ति हुई। कहने का तो समझिएगा आप इसको। इतना करने के बाद लेकिन इसमें परंतु लग गया, एक बट का कंडीशन आ गया। क्या? जो ऑस्ट्रेलिया का था ना, ऑस्ट्रेलिया का तुम्हारा क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया का तुम्हारा क्या चांसलर था, जिसका नाम था मेटरनिक। इसके द्वारा इसे आंदोलन को दबा दिया गया और इसे मजबूरी में तुम्हारा क्या लेनिन को यहाँ से जाना पड़ा। समझ में क्या? इस कारण लेनिन को मतलब क्या बोलते हैं, मेजनी को, इस प्रकार मेजनी को क्या हो गया बाबू, तुम्हारा असफल हासिल हुआ और इस तरह ये हार गए। समझ में क्या? यानी वापस कहाँ चले गए? वापस चले गए अपने मतलब क्या पलायन होना पड़ा इटली की ओर, इटली से पलायन होना पड़ा। ठीक है, और फिर कहाँ चले गए? तो मतलब मेजनी असफल हो गए। ठीक है बाबू, इस तरीके से आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा बाबू, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करें ताकि और भी आपके तरह स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। और मेरा मोटिव एक ही है कि आप जितना भी ज़्यादा हो सके बोर्ड में नंबर उठाइए। ठीक है, और आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करिए, हम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं लाइव कंडीशन में आ सकता हूँ। अभी तो मतलब रिकॉर्डिंग ही जा सकता है ना, मेरा शुरू चैनल है, मतलब आप लोग सपोर्ट करें तभी बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाबू, ले लीजिए, इधर से दिखा रहे, इधर देख लीजिएगा, ये पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बाबू, चलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय। ओके, ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।